मेरा नाम अर्जुन है और मुझे यह समझने में 35 साल लग गए कि विरासत हमेशा उपहार नहीं होती, कभी कभी यह उम्र कैद की सजा होती है। जब वकील ने मेज पर पीतल की वह भारी चाबी खिसकाई और कहा कि मेरे परदादा ने मेरे लिए यह ग्रामीण संपत्ति छोड़ी है, तो मुझे लगा कि मुझे बारिश से भीगी मिट्टी और जलती हुई लकड़ी की गंध आएगी, न कि सड़ते हुए मांस की। घर की ओर जाने वाली सड़क घने पेड़ों के बीच एक काली सांप की तरह रेंगती थी, और जब मैं मंजिल पर पहुंचा तो इमारत मेरी आंखों के सामने खड़ी थी, एक परित्यक्त ढांचे की तरह नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की तरह जो सालों से किसी को फिर से गले लगाने का इंतजार कर रहा हो। पहली चीज जिसने मुझे बेचैन किया वे खिड़कियां थीं। सूरज की रोशनी को परावर्तित करने के बजाय कांच रोशनी को निगल रहा था। जब मैं अंदर गया तो फर्श पर धूल नहीं थी। 10 साल से खाली पड़े घर को धूल की तह के नीचे दबा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ सब कुछ चमकदार था, जैसे किसी ने अभी कुछ पल पहले ही जुनून के साथ सफाई की हो। पहली रात जब मैं लिविंग रूम की भारी खामोशी में सोफे पर बैठा था, मैंने देखा कि घड़ी की टिक टिक की आवाज ऐसी जगह से आ रही थी जहां कोई घड़ी थी ही नहीं। आवाज दीवार के अंदर से आ रही थी। मैंने खुद से कहा कि यह प्लम्बिंग होनी चाहिए, लेकिन पाइपों में किसी जीवित प्राणी के दिल की तरह धड़कन नहीं होनी चाहिए। जब मैंने वॉलपेपर पर अपना हाथ रखा तो मैं डर के मारे पीछे हट गया। दीवार मेरी त्वचा के नीचे कांप उठी। यह हवा या भूकंप के कारण होने वाला कंपन नहीं था, बल्कि एक नरम गर्म कंपन था, ठीक वैसे ही जैसे आप सोए हुए कुत्ते की छाती पर हाथ रखते हैं। उसी रात जब मैं रसोई से बाहर निकलना चाहता था, मैंने देखा कि दरवाजे की स्थिति बदल गई थी। गलियारे की ओर खुलने वाला दरवाजा अब एक बंद दीवार की ओर खुल रहा था। मैं फंस गया था। घर ने बोलना शुरू कर दिया था, शब्दों से नहीं बल्कि अपने कमरों को हिलाकर। जिस बेडरूम में मैंने अपना सामान रखा था वह अब एक संकरी नम गली के अंत में था जो घर के नक्शे में बिल्कुल मौजूद नहीं थी। मैंने शांत रहने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब गलियारे के फर्श से पसीना निकलने लगा तो मुझे समझ में आया कि मैं किससे निपट रहा हूँ। लकड़ी के जोड़ों के बीच से एक चिपचिपा नमकीन तरल निकल रहा था, जिसमें मानवीय ठंडे पसीने की अजीब समानता थी। हवा बहुत गर्म हो गई, एकदम घोंटने वाली गर्मी जो एक विशाल प्राणी की सांसों से आती हुई लग रही थी। मेरे पूरे शरीर में खुजली होने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे कालीन के रेशों के पीछे से हजारों छोटी आंखें मुझे देख रही हों। रात के 2 बज रहे थे जब मुझे एहसास हुआ कि इस घर ने खुद को जीवित रखने के लिए मुझे चुना है। अगली सुबह जब मैंने भागने के लिए दरवाजा थोड़ा खोला तो मैंने बगीचे में बाड़ के पास एक बूढ़ी औरत को देखा जो छंटाई वाली कैंची से सूखे फूलों पर काम कर रही थी। उसने मुझे देखने के लिए अपना सिर तक नहीं उठाया, बस अपने दांतों के बीच बुदबुदाई कि वह फिर से भूखा हो गया है और तुम्हें ज्यादा विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम जितना ज्यादा लड़ोगे घर तुम्हें उतना ही ज्यादा निचोड़ेगा। मैंने पूछा, मेरे चाचा कहाँ हैं? बूढ़ी औरत रुकी, अपना सिर झुकाया और उस दिशा की ओर इशारा किया जहां घर की दीवारें ज्यादा मोटी लग रही थीं। उसने कहा, तुम्हारे चाचा अब इस घर के खंभों का हिस्सा हैं, वह अब तुम्हारे सिर पर छत थामे हुए हैं। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने लिविंग रूम के लकड़ी के खंभों को देखा। लकड़ी की लकीरें अब पेड़ों की गांठों जैसी नहीं लग रही थीं, वे एक चिल्लाते हुए आदमी के चेहरे की लकीरों जैसी लग रही थीं। घर अब कोई जगह नहीं था, यह एक जीवित प्राणी था जो मुझे अपने अंदर पचा रहा था। हर बार जब मैं निकास द्वार की ओर जाने की कोशिश करता,
गलियारा और लंबा हो जाता, जैसे कि घर मुझे आजादी से दूर रखने के लिए रबर के टुकड़े की तरह खींच रहा हो। मैं अर्जुन हूँ और अब मुझे पता है कि इन दीवारों की अपनी याददाश्त है। उन्होंने अपने अंदर उन सभी लोगों के दर्द को संजो कर रखा है जो मुझसे पहले यहाँ आए थे। आज रात जब जमीन फिर से धड़की और उसकी गर्मी मेरे पैरों के तलवों से ऊपर उठी, तो मुझे लगा कि मेरी हड्डियां नरम हो गई हैं, जैसे कि घर मुझे अपने ही फर्नीचर के एक टुकड़े में ढालना चाहता हो। मैं बेसमेंट में किसी चीज के पचने की आवाज सुनता हूँ, जैसे हड्डियों के कुतरने की आवाज। मुझे इस कमरे के वॉलपेपर के साथ अपनी त्वचा के एक होने से पहले एक रास्ता खोजना होगा। बेडरूम की दीवारों के पीछे से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, आवाजें जिनका चूहों या इमारत के बैठने से कोई मेल नहीं है। ऐसा लगता है जैसे लंबे नाखूनों वाला कोई व्यक्ति बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए प्लास्टर की भीतरी परत को धीरे से खुरच रहा हो। आज सुबह जब मैं जागा तो मैंने देखा कि मेरा बिस्तर खिड़की से कई मीटर दूर खिसक गया था, जबकि मैंने कल रात इसे ठीक खिड़की के फ्रेम के पास रखा था। अर्जुन, तुम पागल हो रहे हो, यह वह वाक्य था जो मैं अपने मन में दोहराता रहा। लेकिन चादरों पर दिखाई देने वाले लाल धब्बों ने एक अलग ही सच्चाई बयां की। धब्बों का कोई खास पैटर्न नहीं था, जैसे कि घर रात के दौरान छत के सुराखों से मुझ पर खून के आंसू रोया हो। फर्श पर पैर रखते ही मैं सहज रूप से तेज गर्मी से पीछे हट गया। कमरे का फर्श तेज बुखार वाले शरीर जैसा महसूस हो रहा था, गर्म और नम। इन लकड़ियों पर चलना अब सख्त सतह पर चलने जैसा नहीं लग रहा था। फर्श मेरे कदमों के नीचे थोड़ा धंस रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मांस पर चलना। मैं अपना चेहरा धोने के लिए बाथरूम गया, लेकिन जब मैंने नल खोला तो पानी के बजाय दबाव के साथ गर्म और बदबूदार हवा निकली, जिसमें सड़े हुए मांस की गंध थी। घर हाँफ रहा था। ऐसा लग रहा था कि रात के दौरान बंद दरवाजों को खोलने की मेरी कोशिशों ने उसे थका दिया था। मेरी नजर शीशे पर पड़ी। शीशे में मेरी छवि में एक अजीब सा कंपन था, कांच की गुणवत्ता के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि मेरे पीछे की दीवार लगातार सिकुड़ और फैल रही थी। शीशे के प्रतिबिंब में मैंने देखा कि मेरे पीछे का गलियारा, जो कुछ ही क्षण पहले तक अंधेरा और खाली था, अब दीवारों की दरारों के बीच छटपटाती परछाइयों से भरा हुआ था। मैं मुड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। केवल वॉलपेपर था, जिसका रंग और गहरा हो गया था। वॉलपेपर पर बैंगनी फूल अब मानव शरीर पर नीले निशान जैसे लग रहे थे। मैंने किसी भी तरह से बाहर निकलने का रास्ता खोजने का फैसला किया। मैं लिविंग रूम की खिड़की की ओर गया और पूरी ताकत से ओक की भारी कुर्सी कांच पर दे मारी। कुर्सी कांच से टकराई, लेकिन जो आवाज निकली वह कांच टूटने की आवाज नहीं थी। वह ऐसी आवाज थी जैसे पत्थर मांस के एक मोटे और सख्त टुकड़े से टकराया हो। कांच में दरार तक नहीं आई, वह बस थोड़ा सा अंदर धंसा और वापस अपनी मूल स्थिति में आ गया। खिड़कियां अब खिड़कियां नहीं थीं, वे पारदर्शी और अभेद्य त्वचा में बदल गई थीं। तभी बेसमेंट से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, एक आवाज जो मेरा नाम पुकार रही थी। अर्जुन, अर्जुन, नीचे आओ, यहाँ अधिक ठंडक है। आवाज इतनी आत्मीय और जानी पहचानी थी कि एक पल के लिए मुझे लगा कि वह मेरे पिता हैं, लेकिन मेरे पिता की सालों पहले मृत्यु हो चुकी थी। मुझे पता था कि यह एक धोखा है। घर मुझे निचले स्तरों की ओर खींचने के लिए मेरी यादों का सहारा ले रहा था, जहां धड़कनें तेज थीं। अचानक मैंने देखा कि लिविंग रूम के बीच में लकड़ी का एक छोटा सा ढक्कन, ट्रैपडोर, दिखाई दिया जो पहले वहां नहीं था।
ढक्कन की दरारों से एक हरे रंग की सड़ी हुई रोशनी रिस रही थी। मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि लिविंग रूम के फर्श का ढलान बदल रहा था। घर ने मुझे उस ढक्कन की ओर लुढ़काने के लिए खुद को झुका लिया था। जितना ज्यादा मैंने अपनी उंगलियों से दीवारों को पकड़ा, मेरे हाथ दीवार की नरम बनावट में उतने ही गहरे धंसते गए। दीवारें शहद की तरह चिपचिपी हो गई थीं और मेरे हाथों को निगलना चाहती थीं। मेरा पैर ढक्कन के किनारे पर फंस गया और एक पल में मैंने अपना संतुलन खो दिया। जब मैं अंधेरे में गिरा तो मुझे अपने शरीर को छूते हुए हजारों छोटे ठंडे हाथ महसूस हुए। वे मुझे चोट पहुंचाना नहीं चाहते थे, वे बस मुझे छूना चाहते थे, जैसे कि वे सदियों बाद ताजे मांस के टुकड़े से मिल रहे हों। जब मैं बेसमेंट के फर्श पर पहुंचा तो माहौल बिल्कुल अलग था। यहाँ दीवारों पर अब कोई कोटिंग नहीं थी। खंभे तंत्रिका तंतुओं, नर्व फाइबर्स से बंधी बड़ी हड्डियों से बने थे। यह घर का दिल था। बेसमेंट के बीच में मैंने मांस और लकड़ी के ढेर में फंसा हुआ एक प्राणी देखा। वह अभी भी जीवित था, लेकिन उसका आधा चेहरा दीवार के साथ एक हो गया था। उसने मेरी ओर देखा और अपनी एकमात्र बची हुई आंख से खून का एक आंसू बहाया। वह मेरे चाचा नहीं थे, वह कोई और था, शायद वही पिछला मालिक जिसके बारे में वकील ने कहा था कि वह यात्रा पर गया है। उसने कांपती आवाज में कहा, भागो मत अर्जुन, तुम जितना तेज भागोगे घर उतना ही यासा होगा। उसे छत को स्थिर रखने के लिए तुम्हारे खून की जरूरत है। मैंने डर के मारे अपने पैरों को देखा और फर्श के तख्तों के बीच से पतली लाल जड़ें निकलती देखी, जो धीरे धीरे मेरे टखनों के चारों ओर लिपट रही थीं। उनमें दर्द नहीं था, वे बस ठंडक का एक अजीब एहसास दे रही थीं, जैसे कि वे मेरी नसों में मॉर्फिन इंजेक्ट कर रही हो ताकि मुझे दर्द महसूस न हो। घर मुझे आसानी से निगलने के लिए सुन्न कर रहा था। मुझे एक रास्ता खोजना ही था। मैंने पूरे बेसमेंट में अपनी टॉर्च घुमाई और एक कोने में मुझे एक पुराना टूल बॉक्स मिला जो आधा दफन था। इस पूरे आतंक के बीच एक जंग लगी कुल्हाड़ी मेरी एकमात्र उम्मीद थी। लेकिन जैसे ही मैंने कुल्हाड़ी की ओर हाथ बढ़ाया, बेसमेंट कांप उठा और जमीन की गहराइयों से एक तेज कराह उठी। घर को समझ आ गया था कि मेरा इरादा उसे चोट पहुंचाने का है। दीवारों से एक एसिड निकलने लगा जिसमें अमोनिया की गंध थी। एक गाढ़ा धुआं जगह में भर गया और मेरी आंखों में जलन होने लगी। अर्जुन, अगर तुम अभी नहीं उठे तो तुम हमेशा के लिए इस नीम का हिस्सा बन जाओगे। मैंने फर्श की चिपचिपी बनावट से कुल्हाड़ी खींच ली। उसका हत्था ठंडा था, लेकिन घर की गहराइयों से आने वाला कंपन जंग लगी लकड़ी के जरिए मेरे हाथ की हड्डियों तक पहुंच रहा था। घर अब और नहीं छिप रहा था। अर्जुन, मुझे यह तब समझ आया जब बेसमेंट के केंद्र में हड्डी का खंभा जोर चटकने की आवाज के साथ थोड़ा घुमा और मेरे सामने एक नया गलियारा खुल गया। मैं अंदर नहीं जाना चाहता था, लेकिन पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वह ढक्कन जिससे मैं नीचे गिरा था अब पूरी तरह बंद हो चुका था, जैसे कोई घाव भर गया हो। इस गलियारे की दीवारें नम थीं और जब मैंने उन पर अपनी टॉर्च चमकाई तो मैं तेज गति से धड़कती हुई नीली और उभरी हुई नसें देख सकता था। खट्टे दूध की गंध की जगह जंग और रसायनों की तीखी गंध ने ले ली थी। मेरे हर कदम के साथ गलियारा छोटा होता जा रहा था। छत धीरे धीरे नीचे आ रही थी, जैसे कि घर मुझे निगलने के लिए अपना मुंह बंद कर रहा हो। मुझे झुककर चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह एक भयानक एहसास था, ठंडी पत्थर की छत का मेरे सिर के बालों को लगातार रगड़ने का एहसास। गलियारे के अंत में
मैं एक ऐसे कमरे में पहुंचा जिसका कोई दरवाजा नहीं था। कमरे के केंद्र में एक पुरानी सर्जिकल टेबल थी, लेकिन धातु के बजाय यह किसी ऐसी चीज से बनी थी जो उपास्थि कार्टिलेज की याद दिलाती थी। मेज पर मेरे कपड़े बिछे हुए थे, वही कपड़े जो मैंने ऊपर अपनी सूटकेस में छोड़े थे। घर ने न केवल मेरा सामान हटाया था, बल्कि उन्हें ठीक वैसे ही व्यवस्थित किया था जैसे कि वह मेरे नए शरीर में लौटने का इंतजार कर रहा हो। सामने वाली दीवार पर एक गाढ़े काले तरल से लिखा था, अनंत चिनाई के लिए नए पुर्जे। अर्जुन, उसी पल मुझे समझ में आया कि पड़ोसी क्यों कहते थे कि यह घर अपने मालिक बदलता रहता है। घर मालिक नहीं चाहता था, घर पुर्जे चाहता था। जब कोई खंभा सड़ जाता या जब दरवाजों का कोई कब्जा खराब हो जाता, तो घर विरासत के लिए एक नए व्यक्ति को आमंत्रित करता ताकि खंभे को उसकी हड्डियों से और वॉलपेपर को उसकी त्वचा से बदल सके। मेरे चाचा मरे नहीं थे, वह बस ढांचा बन गए थे। अचानक सर्जिकल टेबल के नीचे से एक भारी दस्तक की आवाज आई। फर्श ने अपना मुंह खोला और मांसपेशियों का एक ढेर निकला जिसमें मानव चेहरे की हल्की समानता थी। उसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन उसका मुंह खुला और एक ऐसी आवाज में जो किसी घायल जानवर के गले से आती हुई लग रही थी, वह फुसफुसाया, अर्जुन, बहुत दर्द हो रहा है, इसे खत्म होने दो। वह कुल्हाड़ी चाहता था। वह चाहता था कि मैं इस पीड़ा को खत्म कर दूं। लेकिन जब मैंने कुल्हाड़ी उठाई तो घर ने एक हिंसक प्रतिक्रिया दिखाई। दीवारें कांपने लगीं और दरारों के बीच से सैकड़ों बालों जैसी लाल जड़ें बाहर निकलीं। उन्होंने मुझे कोड़ों की तरह मारा। उनमें से एक मेरे हाथ के चारों ओर लिपट गई और मेरे हाथ से कुल्हाड़ी छीन ली। दर्द एसिड के जलने जैसा था। मुझे लगा कि कुछ मेरी त्वचा में प्रवेश कर रहा है, कुछ ऐसा जो मेरे खून के साथ एक होना चाहता है। अर्जुन, मैं चिल्लाया, लेकिन आवाज मेरे गले में ही दब गई। घर मेरे स्वरयंत्र लैरिंक्स को महसूस कर रहा था। वह मेरी आवाज की आवृत्ति सीख रहा था ताकि बाद में वह मेरी आवाज से दूसरों को यहां आकर्षित कर सके। बेबसी में मैं पीछे हटा और एक दीवार का सहारा लिया, लेकिन दीवार नरम हो गई और एक विशाल आलिंगन की तरह उसने मुझे अपने अंदर खींच लिया। मेरा आधा शरीर दीवार में समा गया था। मुझे अपनी पीठ के ऊतकों के साथ प्लास्टर और ईंटों के जुड़ने का एहसास हुआ। उस पल मेरे दिमाग में अजीब तस्वीरें कौन थी। मैंने उन लोगों की यादें देखी जो पहले यहाँ रह चुके थे। एक महिला जो 19वीं सदी में यहाँ खो गई थी और अब चिमनी का हिस्सा है। एक आदमी जिसने युद्ध के वर्षों के दौरान यहाँ शरण ली थी और अब पानी के पाइप उसकी पसलियों से होकर गुजरते हैं। घर मानवीय पीड़ाओं का एक जीवित संग्रहालय था। मैं इस पुरालेख का हिस्सा बन रहा था। हर धड़कन के साथ मुझे लगा कि मेरी याददाश्त मिट रही है। मैंने अपना नाम फुसफुसाया, अर्जुन, अर्जुन, लेकिन घर ने जवाब में फुसफुसाया, ईंट, खंभा, छत। वह मेरी पहचान को फिर से परिभाषित कर रहा था। निराशा के चरम पर मैंने फर्श पर अपनी टॉर्च को हिलते हुए देखा। उसकी रोशनी सर्जिकल टेबल के नीचे एक दरार पर पड़ी, एक ऐसी जगह जो आपातकालीन निकास या शायद एक पुराना वेंटिलेशन हैच लग रही थी। अपनी पूरी ताकत से मैंने अपनी उंगलियों को खींचा जो दीवार के साथ एक हो रही थीं। मेरी त्वचा छिल गई और दीवार पर ही रह गई, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मैं उस दरार की ओर रेंगने लगा। घर ने एक जोरदार कराह छोड़ी, जैसे बिना एनेस्थीसिया के दांत उखाड़ दिया गया हो।
मेरे पैरों के नीचे के फर्श ने मुझे निगलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन मैंने खुद को उस संकरी नली में झोंक दिया। उस नली से जले हुए तेल और नमी की गंध आ रही थी। वह ठंडी थी, घर के बाकी हिस्सों के विपरीत जो तप रहे थे। जैसे जैसे मैं अंधेरे में रेंगता गया, मुझे नली की दीवारें सिकुड़ती हुई महसूस हुई। घर मुझे कुचलने की कोशिश कर रहा था, जैसे कोई आंत कचरे को बाहर निकालने की कोशिश करती है। लेकिन मैं चलता रहा। अर्जुन, तुम अभी खत्म नहीं हुए हो। नली के अंत में एक धुंधली रोशनी दिखाई दी। जब मैं बाहर निकला तो मैंने खुद को पिछवाड़े में पाया। बारिश हो रही थी और मेरी त्वचा पर बारिश की बूंदों की ठंडक एक चमत्कार की तरह थी। लेकिन जब मैं मुड़ा और घर की ओर देखा तो मैंने देखा कि इमारत अब अपने सामान्य आकार में नहीं थी। चांद की रोशनी में घर धीरे धीरे अपना आकार बदल रहा था। दीवारें आटे की तरह घूम रही थीं और खिड़कियां लगातार खुल और बंद हो रही थीं, जैसे घर अपना निवाला खोने के गुस्से में हाँफ रहा हो। लेकिन जिस चीज ने मेरे शरीर में सिहरन पैदा कर दी, वह थी दूसरी मंजिल की बालकनी पर खड़ी बूढ़ी औरत आशा की परछाई। वह मेरी ओर नहीं देख रही थी, वह जंगल की ओर टकटकी लगाए हुए थी। उसने अपना हाथ उठाया और मेरी ओर उंगली से इशारा किया। मेरी ओर नहीं, बल्कि मेरे पैरों के नीचे की जमीन की ओर। मैंने देखा और पाया कि मेरे पैरों के नीचे की घास लाल हो रही थी। जमीन गर्म हो रही थी। घर केवल वह इमारत नहीं थी, यह क्षेत्र, यह मिट्टी, सब उसका हिस्सा थे। मैं इमारत से बाहर निकल आया था, लेकिन मैं अभी भी उसके पेट में था। मेरे पैर गीली घास पर फिसल गए। अर्जुन, तुम अभी भी जाल में हो। यह मेरे पैरों के नीचे जमीन की गहराइयों से आने वाली आवाज थी। घर एक भारी सन्नाटे में मुझे देखता रहा, लेकिन पिछवाड़ा अब वह खुला और स्वतंत्र स्थान नहीं रह गया था जो कभी हुआ करता था। चारों ओर लगे रोते हुए विलो के पेड़ अब अपनी टहनियों को लंबी और गांठदार उंगलियों की तरह मेरी ओर बढ़ा रहे थे। हवा नहीं चल रही थी, लेकिन पत्तियां फुसफुसाहट जैसी आवाज के साथ हिल रही थीं। मेरे पैरों के नीचे की जमीन इतनी गर्म हो गई थी कि मुझे अपनी उंगलियों के बीच से भाप निकलती महसूस हुई। मैंने बाढ़ की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं जितना दौड़ता, बाढ़ उतनी ही दूर लगती। स्थान फैल रहा था। यह इस क्षेत्र की क्षमताओं में से एक थी। यह किसी को अनंत दौड़ में फंसाने के लिए दूरियों को बदल सकता था। अचानक मुझे लगा कि किसी ने मेरा टखना पकड़ लिया है। मैंने देखा और पाया कि विलो की जड़ें मिट्टी के नीचे से ऑक्टोपस की भुजाओं की तरह निकली थीं और मेरे पैर के चारों ओर लिपट गई थीं। वे लकड़ी की नहीं थीं और न ही ठंडी थीं। उनकी बनावट नरम और गर्म थी, बिल्कुल रक्तवाहिकाओं की तरह। नंगे हाथों से मैंने अपने पैर से जड़ों को खोलने की कोशिश की, लेकिन वे मेरी त्वचा में धंसती जा रही थीं। अर्जुन, दर्द हड्डी के पार निकल गया। जब मैं संघर्ष कर रहा था, मैंने देखा कि बूढ़ी औरत आशा बालकनी से गायब हो गई थी और अब मुझसे कुछ ही मीटर की दूरी पर पुराने कुएं के पास खड़ी थी। उसने मेरे संघर्ष पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस कुएं के ऊपर से धातु की एक भारी बाल्टी खींची। जब बाल्टी कुएं के किनारे तक पहुंची, तो उसने उसकी सामग्री को जमीन पर उड़ेल दिया। बाल्टी से एक गाढ़ा और गहरा तरल निकला जो न तो पानी था और न ही तेल। वह पाचन एसिड जैसा कुछ था जिसने हरी घास को तुरंत जला दिया और काला कर दिया। बूढ़ी औरत ने एक ऐसी आवाज में कहा जो कंकड़ पत्थरों से होकर गुजरती हुई लग रही थी, जमीन प्यासी है अर्जुन, उसे इमारत का खून नहीं चाहिए।
उसे घर के मालिक का मांस चाहिए। वह मेरी ओर आई। चांद की रोशनी में उसका चेहरा फटी हुई चमड़े की नकाब जैसा था। उसने आगे कहा, तुम्हें लगा कि तुम घर से भाग निकले। घर केवल एक अंग है, यह जमीन, यह मिट्टी यहाँ का मुख्य हृदय है। घर केवल एक पिंजरा है जो जमीन के लिए मांस को नरम करता है। जड़ें मुझे कुएं की ओर खींच रही थीं। कुएं ने अपना मुंह खोल दिया था और उसमें से लंबे वर्षों की दुर्गंध आ रही थी। अर्जुन, मैंने पकड़ने के लिए कुछ खोजने की पूरी कोशिश की। मेरा हाथ एक पत्थर के किनारे से टकराया, एक ऐसा पत्थर जो सीढ़ी के पायदान जैसी अजीब समानता रखता था। अपनी पूरी ताकत से मैंने खुद को उसकी ओर खींचा। जड़ें मेरे प्रतिरोध के खिलाफ कराह रही थीं। हाँ, जड़ों की आवाज थी, एक ऐसी आवाज जैसे डामर पर रबर को घसीटा जा रहा हो। अचानक मेरे पैरों के नीचे की जमीन कांप गई और एक गहरी दरार ने अपना मुंह खोल दिया। दरार के अंदर से एक बैंगनी और टिमटिमाती रोशनी निकली। मैं एक और गिरावट के किनारे पर था। आशा मेरे पास पहुंच गई। उसने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन मदद के लिए नहीं। वह मुझे दरार के अंदर धकेलना चाहती थी। लेकिन उस पल मैंने कुछ गौर किया। बूढ़ी औरत की कलाई पर मैंने वही जन्म चिन्ह देखा जो मैंने अपनी चाची के हाथ पर पुरानी पारिवारिक तस्वीरों में देखा था। वह चाची जो 20 साल पहले गायब हो गई थी। वह कोई बूढ़ी औरत नहीं थी, वह इस घर के पचे हुए इतिहास का हिस्सा थी, जिसे एक रक्षक के रूप में फिर से बनाया गया था। मैं चिल्लाया, चाची। वह एक पल के लिए रुकी। उसकी धुंधली आंखें कांपी और एक सेकंड के लिए, केवल एक सेकंड के लिए, उसकी नजर में मानवीय बुद्धिमत्ता की एक ज्वाला चमकी। वह फुसफुसाई, अर्जुन, भागो, जली हुई जड़ की ओर जाओ। उसने एक विशाल विलो पेड़ की ओर इशारा किया, जिसका आधा हिस्सा सालों पहले बिजली गिरने से काला हो गया था। अपनी इस रक्षक की इस गद्दारी से क्रोधित होकर घर कांपने लगा। इमारत की दीवारों से एक जोरदार कराह निकली और अचानक सारी खिड़कियां एक साथ चकनाचूर हो गईं। कांच के टुकड़े तीरों की तरह हमारी ओर आए। आशा मुझे बचाने के लिए मेरे ऊपर गिर गई। मैंने महसूस किया कि उसका शरीर कितना ठंडा और सख्त था, जैसे वह प्लास्टर से बना हो। वह कांच के प्रहारों के नीचे कुचली जा रही थी, लेकिन वह हिली नहीं। मैं उसके ढहते हुए शरीर के नीचे से रेंगकर बाहर निकला और जले हुए विलो की ओर भागा। मेरे पैरों के नीचे की जमीन समुद्र की लहरों की तरह ऊपर नीचे हो रही थी। घर ऊंचाई और गड्ढे बनाकर मुझे पेड़ तक पहुंचने से रोकने की कोशिश कर रहा था। मेरे हर कदम के साथ मिट्टी मेरे पैरों के चारों ओर चिपचिपे कीचड़ की तरह लिपट रही थी। लेकिन अर्जुन, तुम्हें रुकना नहीं चाहिए। मैं जले हुए पेड़ तक पहुंच गया। दूसरों के विपरीत इस पेड़ की जड़ें ठंडी और मृत थीं। ऐसा लग रहा था कि यह इस पूरे क्षेत्र का एकमात्र बिंदु था जहां जमीन की कोई जीवन शक्ति नहीं थी। जैसे ही मैंने पेड़ के जले हुए तने को छुआ, जमीन का कंपन रुक गया। घर मुझसे कुछ मीटर की दूरी पर खड़ा था, अपनी खिड़कियों के उन अंधेरे छिद्रों से मुझे देख रहा था। वह अब इस बिंदु तक नहीं पहुंच सकता था, लेकिन बूढ़ी औरत या मेरी चाची का जो कुछ बचा था, वह अब पूरी तरह से मिट्टी के साथ एक हो गई थी। वह अब अस्तित्व में नहीं थी। मैं अकेला था, एक ऐसे पिछवाड़े के बीच में जो किसी भी पल फिर से जीवित हो सकता था। मेरी नजर मेरे पैरों के नीचे पड़ी। पेड़ की जली हुई जड़ों के बीच मैंने कोयले और मिट्टी की परत के नीचे छिपा हुआ एक पुराना लोहे का दरवाजा देखा।
यह संपत्ति से बाहर निकलने का रास्ता नहीं था, यह नीम के नीचे जाने का रास्ता था, जहां शायद इस जीव को मारने का रहस्य छिपा हो। फुसफुसाहट की आवाजें फिर से शुरू हो गईं, लेकिन इस बार तेज और कर्कश। घर एक ही छलांग में पूरे पिछवाड़े को निगलने के लिए सिकुड़ रहा था। अर्जुन, तुम्हें चुनाव करना था, या तो एक ऐसी जमीन में भाग जाओ जिसका कोई अंत नहीं है, या अंधेरे की गहराई में जाकर इस राक्षस की नब्ज काट दो। मैंने लोहे के हैंडल पर अपना हाथ रखा। वह बर्फ की तरह ठंडा था। जैसे ही मैंने हैंडल घुमाया, घर का पूरा ढांचा कांप उठा, जैसे मैंने उसकी संवेदनशील नस को छू लिया हो। मैंने अपनी पूरी ताकत से लोहे का हैंडल घुमाया। जंग लगे कब्जों की आवाज किसी महिला के गला घोंटने की चीख जैसी थी। दरवाजा खुलते ही बासी हवा और ठंडी राख की गंध मेरे चेहरे पर लगी, एक ऐसी गंध जो कम से कम घर के अंदर के मांस की सड़ांध भरी गंध से बेहतर थी। पत्थर की फिसलन भरी सीढ़ियां नीचे की ओर ले जा रही थीं, एक ऐसी जगह जो इन सभी दुस्वप्नों की जड़ लग रही थी। अर्जुन, तुम अंधेरे के हृदय में प्रवेश कर रहे थे। मेरे पीछे घर ने एक गरजदार झटका दिया। मैंने इमारत की दीवारों को इस बिंदु तक पहुंचने के लिए जमीन पर रगड़ते हुए महसूस किया। वे इस लोहे के दरवाजे से डरती थीं। सीढ़ियां खत्म हुई और मैं एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जो सामान्य बेसमेंट जैसा नहीं था। यहाँ दीवारें विशाल प्राकृतिक पत्थरों से बनी थीं, जो भारी जंग लगी जंजीरों से जुड़ी थीं। पत्थरों पर नक्काशीदार पैटर्न थे जो सदियों पुराने लग रहे थे। एक बड़े कुएं के चारों ओर प्रार्थना करते हुए लोगों की तस्वीरें। इस गुफानुमा जगह के केंद्र में वह चीज थी जिससे मुख्य धड़कन आ रही थी। एक विशाल ग्रे द्रव्यमान जो एक विशाल कोकून जैसा लग रहा था। यह कोकून हर धड़कन के साथ एक धुंधली बैंगनी रोशनी छोड़ रहा था। कोकून के चारों ओर मानव और पौधों के ऊतकों से बनी सैकड़ों पतली नलियां छत से जुड़ी थीं। अब मुझे समझ में आया, घर केवल एक खोल था जिसे इस जीव ने अपने लिए बनाया था। यह कोकून लोगों के जीवन और आत्माओं पर पल रहा था ताकि एक दिन यह खुल सके। अर्जुन, तुम केवल भोजन का एक स्रोत थे, एक ऐसे जीव के लिए मांस की बैटरी जो अभी तक पैदा नहीं हुआ था। मैं आगे बढ़ा। इस जगह का फर्श कुचली हुई हड्डियों और सड़े हुए कपड़ों से ढका था। एक पुरानी घड़ी, चश्मे का एक टूटा हुआ जोड़ा और एक उंगली की हड्डी में अभी भी बचा हुआ शादी का छल्ला। ये उन लोगों के अवशेष थे जो मुझसे पहले घर के मालिक बने थे। अचानक कोकून कांप उठा। उसकी सतह पर एक दरार दिखाई दी और एक काला और चिपचिपा तरल रिसने लगा। मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी, कानों से नहीं बल्कि सीधे मेरे मस्तिष्क के केंद्र में। आवाज ने कहा, अर्जुन, तुम अलग हो। तुम में पुराने खून की गंध आ रही है। मेरी कनपटी में तेज दर्द हुआ। पूर्वजों की तस्वीरें किसी तेज गति वाली फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने से गुजरी। मैंने देखा कि कैसे इस जमीन ने पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे परिवार को धोखा दिया था। यह विरासत कोई इत्तेफाक नहीं थी। मेरे परिवार ने सदियों पहले इस जीव के साथ एक समझौता किया था। वे मांस और खून देते थे और बदले में जमीन उन्हें धन और शक्ति देती थी। मेरे चाचा आखिरी पीड़ित थे जिन्होंने अपना हिस्सा नहीं चुकाया था और अब मेरी बारी थी। मैंने जंग लगी कुल्हाड़ी जो अभी भी मेरे हाथ में थी और जोर से पकड़ ली। अर्जुन, अगर तुम इस कोकून को नष्ट कर दो तो शायद सब कुछ खत्म हो जाए। लेकिन जैसे ही मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, दीवारों पर लगी जंजीरें खड़खड़ाने लगीं। वे लोहे के सांपों की तरह मेरी ओर बढ़ी।
जंजीरों में से एक मेरी कमर के चारों ओर लिपट गई और मुझे पत्थर की दीवार से जोर से पटक दिया। मेरी सांस अटक गई। मैंने अपनी पसलियों को काले लोहे के दबाव में कुचले जाते महसूस किया। कोकून फिर से धड़का। इस बार उसकी बैंगनी रोशनी इतनी तीव्र थी कि उसने पूरी जगह को रोशन कर दिया। उस रोशनी के बीच मैंने छत से जुड़ी नलियों को हिलते हुए देखा। वे भूखे कीड़ों की तरह मेरी ओर आ रही थीं। उनमें से एक मेरी त्वचा तक पहुंच गई और अपना सक्शन मुंह मेरी बाह पर रख दिया। मैंने अपने अंदर से कुछ खींचते हुए महसूस किया, न केवल खून बल्कि मेरी यादें। स्कूल के पहले दिन की याद, मेरी माँ का चेहरा, मेरी पुरानी अपार्टमेंट में पी गई पहली कॉफी का स्वाद, सब कुछ उस कोकून की ओर जा रहा था। ऊपर का घर पागलों की तरह कांप रहा था। मैं छत को ढहते हुए सुन सकता था। राक्षस मुझे इसी बेसमेंट में दफनाने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर रहा था। अर्जुन, तुम्हें उसे अपनी यादें नहीं लेने देनी चाहिए। जो हाथ अभी भी खाली था, उससे मैंने अपनी जेब में रखी छोटी चाकू निकाली और सक्शन नली को काट दिया। एक काला और बदबूदार तरल मेरे चेहरे पर गिरा। मेरी कमर के चारों ओर की जंजीर थोड़ी ढीली हो गई। मैंने अवसर का लाभ उठाया और खुद को मुक्त कर लिया। मैंने कुल्हाड़ी उठाई और कोकून की ओर भागा। इस घर और इस विरासत के लिए मेरे पास जितनी नफरत थी, उसके साथ मैंने कोकून के धड़कते केंद्र में कुल्हाड़ी गाड़ दी। जो आवाज निकली वह धातु के ऊतक से टकराने की आवाज नहीं थी, बल्कि हजार आवाजों की चीख थी। ऐसा लग रहा था कि हजारों लोग जमीन के नीचे एक साथ चीख रहे हों। कोकून टूट गया और उस काले तरल की बाढ़ आ गई। लेकिन कोकून के अंदर जो था वह कोई हृदय या मस्तिष्क नहीं था। कोकून के अंदर मैंने एक लड़का देखा जो पूरी तरह से स्वस्थ लग रहा था, लेकिन उसकी त्वचा कांच की तरह पारदर्शी थी और उसकी नसों में काले खून को बहते हुए देखा जा सकता था। उसने अपनी आंखें खोली, ऐसी आंखें जिनमें कोई पुतलियां नहीं थीं और वे केवल अंधेरी आकाशगंगाओं से भरे दो छिद्र थे। उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया और कहा, भाई, तुम खेल खत्म क्यों करना चाहते हो? हमने तो अभी शुरुआत की है। उसी पल ऊपर का घर मेरे सिर पर पूरी तरह से ढह गया। टनों मिट्टी और लकड़ी बेसमेंट की पत्थर की छत पर गिर गई, लेकिन पत्थर नहीं हिले। मैं इस छोटे जीव के साथ अकेला रह गया जो इस जमीन की सारी बुराई का अवतार लग रहा था। अर्जुन, तुम समझ गए थे कि एक कुल्हाड़ी उसे नहीं मार सकती। वह नफरत पर पलता था और मैं उस पल नफरत से लबालब था। लड़का कोकून के अंदर से रेंगकर बाहर निकला। वह जहां भी कदम रखता, फर्श पर हड्डियां एक साथ जुड़कर उसके लिए रास्ता बना देती। वह मेरे पास आया और अपना पारदर्शी हाथ मेरे गाल पर रखा। उसके हाथ की ठंडक इतनी अधिक थी कि मुझे अपनी त्वचा जमती हुई महसूस हुई। उसने एक ऐसी मुस्कान दी जो कानों तक फैली हुई थी और कहा, तुम नए मालिक नहीं हो अर्जुन, तुम मेरे नए पात्र हो। अर्जुन, उसी पल मुझे समझ में आया कि मेरा सारा भागना, उन बदलते गलियारों में वह सारी दौड़ मेरी आत्मा को थका देने के लिए केवल एक खेल का हिस्सा था। वह जीव जो मेरे सामने उस पारदर्शी त्वचा वाले लड़के के रूप में खड़ा था, उसने मेरे गाल से हाथ नहीं हटाया। मैंने उसके अस्तित्व की ठंडक को अपनी कोशिकाओं में हजार बर्फीली सुइयों की तरह चुभते हुए महसूस किया। वह घर का मालिक नहीं था, वह स्वयं घर था जो अब मेरे सामने एक छोटे सांचे में प्रकट हुआ था। गुफा की पत्थर की दीवारें वही चिपचिपा और बैंगनी पदार्थ निकालने लगीं।
फर्श पर पड़ी हड्डियां हरकत में आ गईं और एक भयानक पहेली के टुकड़ों की तरह उन्होंने हमारे चारों ओर कंकालों की एक दीवार बना दी। लड़के ने अपनी आंखों के उन अंधेरे छिद्रों से मुझे देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे चाचा कहाँ गए? वे कहीं नहीं गए, वे बस फैल गए। अब तुम्हारी बारी है कि तुम अपने शरीर की सीमाओं को तोड़ो और इस क्षेत्र में शामिल हो जाओ। अचानक मुझे लगा कि मेरे पैर सख्त पत्थर में धंस रहे हैं। कीचड़ में धंसने जैसा नहीं, बल्कि जैसे मेरे शरीर के परमाणु पत्थर के परमाणुओं के साथ विलीन हो रहे हों। दर्द अवर्णनीय था, जैसे कोई बेसमेंट की नींव का हिस्सा बनाने के लिए मेरी हड्डियों को आरी से टुकड़ा टुकड़ा कर रगड़ रहा हो। अर्जुन, तुम चिल्लाए, लेकिन तुम्हारे गले से केवल पत्थर के कंपन की आवाज निकली। तुम्हारा स्वरयंत्र पथरीला हो रहा था। लड़के ने अपना दूसरा हाथ मेरे सीने पर रखा, ठीक वहीं जहां मेरा दिल धड़क रहा था। वह फुसफुसाया, तुम्हारा दिल बहुत तेज धड़कता है, इससे बहुत ऊर्जा बर्बाद होती है। मुझे इस धड़कन को पूरी इमारत में बांटने दो। उसके हर शब्द के साथ मैंने अपने दिल की धड़कन धीमी होते महसूस की, लेकिन बदले में गुफा की दीवारें उसी लय के साथ कांपने लगीं। मैं बिखर रहा था। मेरे हाथ विलो की टहनियों में बदल रहे थे और मेरी त्वचा ऊपर की मंजिल के उन वॉलपेपर में बदल रही थी जो अब मलबे के नीचे दबे थे। उस पल जब पूर्ण निराशा ने मुझे जीत लिया, मेरी नजर फर्श पर पड़ी जंग लगी कुल्हाड़ी पर पड़ी। लेकिन कुल्हाड़ी अब एक साधारण उपकरण नहीं रह गई थी। कोकून से उस पर गिरे काले खून ने जंग लगी धातु को संक्षारित कोरोड करना शुरू कर दिया था और उसके अंदर से एक चांदी जैसी और प्राचीन चमक निकली। मुझे अपनी चाची के शब्द याद आए, जली हुई जड़ की ओर जाओ। जली हुई जड़ का अर्थ है वह स्थान जहां इस जीव का जीवन काट दिया गया था। मेरे हाथों में बची मानवीय शक्ति के साथ मैं कुल्हाड़ी की ओर झपटा। लड़के ने एक चीख मारी जिससे छत के सारे पत्थर फट गए। वह नहीं चाहता था कि मैं उस कुल्हाड़ी को छूं। जंग लगी जंजीरें फिर से मेरी ओर बढ़ी और मेरी कलाई पकड़ ली, लेकिन मैंने कुल्हाड़ी पकड़ ली। कुल्हाड़ी को छूते ही असली गर्मी, सूरज की गर्मी की एक धारा मेरी नसों में दौड़ गई। यह कुल्हाड़ी उस पेड़ से बनी थी जिसे बिजली ने मारा था, इस अप्राकृतिक जीवन के खिलाफ प्राकृतिक मौत का एक हथियार। मैंने अपनी पूरी ताकत से कुल्हाड़ी मारी, लड़के पर नहीं बल्कि उस फर्श पर जहां मेरे पैर फंसे हुए थे। जैसे ही कुल्हाड़ी पत्थर से टकराई, एक सफेद और अंधा कर देने वाली रोशनी ने पूरी जगह को भर दिया। टूटने की एक जोरदार आवाज हुई, जैसे पूरी जमीन की हड्डी चटक गई हो। मैं मुक्त हो गया। लड़का पीछे की ओर उड़ गया और उसका शरीर आग में रखे कांच की तरह पिघलने लगा। वह अब मुस्कुरा नहीं रहा था, उसके चेहरे का आकार बदलकर हजारों रोते हुए चेहरों में बदल गया। मेरे चाचा, मेरी चाची और उन सभी के चेहरे जिन्हें इस घर ने निगल लिया था। वे सब एक साथ चिल्ला रहे थे, अर्जुन, इसे खत्म करो, हमें मुक्त करो। मुझे एहसास हुआ कि लड़के को मारना बेकार था। वह केवल एक प्रतिबिंब था। मुझे मुख्य जड़ पर हमला करना था, वह कोकून जो अब खुद को फिर से ठीक करने की कोशिश कर रहा था। मैं अपनी चमकदार कुल्हाड़ी के साथ कोकून की ओर भागा। जंजीरें मेरी गर्दन के चारों ओर लिपट गईं और मेरी सांसें रोक दीं। मेरी आंखें बाहर की ओर फटने लगीं। सब कुछ काला हो रहा था, लेकिन मैंने कुल्हाड़ी नहीं छोड़ी। एक गोलाकार गति के साथ मैंने कुल्हाड़ी को कोकून की गहराई में गाड़ दिया, ठीक वहीं जहां काले खून का प्रवाह सबसे घना था, और उसे घुमा दिया। धुआं और एसिड का एक धमाका हुआ।
पूरा बेसमेंट खुद को नष्ट करने लगा। लेकिन इस बार पत्थर मुझे दफनाने के लिए नहीं गिर रहे थे, वे मिट रहे थे। वह जादुई बंधन जिसने इस इमारत को खड़ा रखा था, कट गया था। लड़का एक दयनीय कराह के साथ राख के ढेर में बदल गया। जंजीरें मेरी गर्दन से खुल गईं और मैं फर्श पर गिर गया, अपने फेफड़ों को धूल भरी हवा से भर लिया। लेकिन अर्जुन घर ने इतनी आसानी से हार नहीं मानी। मेरे सिर के ऊपर ढही हुई इमारत घूमने लगी। मलबा मेरे चारों ओर बवंडर की तरह घूमने लगा। मेरे पैरों के नीचे जमीन ने अपना मुंह खोल दिया, लेकिन मुझे निगलने के लिए नहीं, बल्कि मुझे बाहर फेंकने के लिए, एक ऐसे शरीर की तरह जो जहर को बाहर निकालना चाहता हो। अंधेरे, मलबे और मुक्त हुई आत्माओं की चीखों के बीच मुझे ऊपर की ओर फेंक दिया गया। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं पिछवाड़े के बीच में था। सुबह हो गई थी। सूरज की रोशनी मेरी आंखों पर बेरहमी से पड़ रही थी। मैं घर देखने के लिए मुड़ा, लेकिन वहां कोई घर नहीं था। बस जली हुई लकड़ी और टूटे हुए पत्थरों का एक ढेर जो ऐसा लग रहा था जैसे 100 साल पहले आग लगी हो। उन धड़कनों का अब कोई नामो निशान नहीं था। जमीन अब गर्म नहीं थी। लेकिन जब मैंने अपने हाथों को देखा तो मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। मेरी त्वचा के नीचे मेरी नसें अभी भी हल्की बैंगनी हो रही थीं। और उससे भी बुरा यह कि जब मैं बाहर निकलने की बाड़ की ओर गया तो मैंने उसी बुजुर्ग पड़ोसी को हैरान होकर मुझे देखते हुए देखा। वह पास नहीं आया। उसने केवल अपनी छाती पर सलीब का निशान बनाया और फुसफुसाया, तुम लौट आए, लेकिन तुम अकेले नहीं लौटे। मैंने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा। घर की राख के बीच जमीन पर छोटे और पारदर्शी पैरों के निशानों का एक जोड़ा दिखाई दिया जो मेरी ओर आ रहा था। अर्जुन, तुमने घर को नष्ट कर दिया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि तुम अभी भी उसके मालिक थे, या शायद वह अब तुम्हारी मालिक थी। अर्जुन, उस पल जब सूरज की रोशनी ठंडी राख पर चमक रही थी, मैंने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन कोमल मिट्टी में बन रहे वे छोटे और पारदर्शी निशान मेरे कान में एक कड़वी सच्चाई चीख रहे थे। मैंने घर छोड़ दिया था, लेकिन घर ने मुझे नहीं छोड़ा था। बुजुर्ग पड़ोसी कांपते कदमों के साथ पीछे हटा और सुबह की धुंध में गायब हो गया, जैसे उसे देखने से ज्यादा मेरा चेहरा देखना उसके लिए अशुभ था। मैं एक ऐसी विरासत के साथ अकेला रह गया जो अब मेरे खून में बह रही थी। मैं सड़क की ओर चल पड़ा। मेरे हर कदम के साथ मुझे अपनी हड्डियों में एक अजीब भारीपन महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि मेरा कंकाल अब केवल कैल्शियम से बना नहीं रह गया था, जैसे उस शापित ढांचे के स्टील बीम और पत्थरों का हिस्सा मेरे वजूद में रह गया हो। जब मैं पहले छोटे शहर पहुंचा और एक सड़क किनारे कैफे के शीशे में खुद को देखा, तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे पानी का गिलास मेरे हाथ से गिर गया और फर्श पर चकनाचूर हो गया। मेरी आंखों की पुतलियां अब गोल नहीं थीं, वे घर की उन्हीं आयताकार खिड़कियों जैसी लग रही थीं, ठंडी और बेजान। मैंने एक सामान्य जीवन में लौटने की कोशिश की। मैंने शहर में एक छोटा अपार्टमेंट किराए पर लिया, जहां मैं लोहे, कंक्रीट और कारों के हॉर्न की आवाज से घिरा हुआ था। मैंने सोचा कि शहर का शोर उन अंतस्त्वचीय सबडर्मल फुसफुसाहटों को खामोश कर सकता है। लेकिन पहली रात जब मैं चौथी मंजिल पर अपने कमरे की खामोशी में बैठा था, तो वह भयानक एहसास लौट आया। कमरे का फर्श गर्म होने लगा। इस बार घर के कारण नहीं, बल्कि मेरे पैरों के कारण। मैं जहां भी कदम रखता, फर्श हिलने लगता। दीवारें अब मुझे केवल दीवारें नहीं लगती थीं।
मैं तारों के हृदय में बिजली के प्रवाह को सुन सकता था, बिल्कुल नसों में रक्त प्रवाह की आवाज की तरह। एक रात जब मैंने तंत्रिका दबाव के कारण कमरे की दीवार पर अपना हाथ रखा तो वॉलपेपर मेरे हाथ के नीचे नरम हो गया। अर्जुन, तुमने डर के मारे देखा कि कैसे तुम्हारे किराए के कमरे की दीवार पर फूलों का पैटर्न बदलने लगा और उसने ग्रामीण घर के उन्हीं बैंगनी और चोटिल फूलों का रूप ले लिया। मैं अब किराएदार नहीं था, मैं एक बीज था। मैं जहां भी जाता उस घर को अपने साथ ले जाता ताकि वह फिर से जड़ें जमा सके। एक महीना बीत गया। मेरा अपार्टमेंट अब एक आधुनिक आवासीय इकाई जैसा नहीं रह गया था। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते थे और नीचे के पड़ोसी ने शिकायत की कि उसके घर की छत लगातार धड़कती है और उसमें से खट्टे दूध की गंध आती है। मुझे पता था कि क्या हो रहा था। वह जीव, वह पारदर्शी त्वचा वाला लड़का मेरे दिमाग की गहराइयों में शरण ले चुका था। वह मेरे कान में फुसफुसाता था, अर्जुन, तुम खुद से नहीं भाग सकते, हमें और जगह चाहिए, हमें और मांस चाहिए। एक सुबह मुझे घर के दरवाजे के नीचे एक पत्र मिला। उस पर न तो कोई टिकट था और न ही कोई पता। मैंने उसे खोला। अंदर केवल एक पुरानी तस्वीर थी, मेरी एक तस्वीर जो उसी ग्रामीण घर के पिछवाड़े में खड़ी थी, लेकिन तस्वीर में मैं कैमरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था और मेरा हाथ उसी लड़के के कंधे पर था। तस्वीर के पीछे लिखा था, घर के मालिक कभी नहीं मरते, वे केवल नए पात्रों में बहुगुणित होते हैं। मेरी हड्डियों में दर्द इतना बढ़ गया कि मैं अब खड़ा नहीं हो सकता था। मैं फर्श पर रेंगने लगा। मैंने देखा कि कैसे मेरे हाथ की उंगलियां लंबी होने लगी और मेरे नाखून जंग लगे कीलों की तरह हो गए। मेरा अपार्टमेंट फैलने लगा। प्रवेश का छोटा गलियारा अब ऐसा लग रहा था जैसे किलोमीटर लंबा हो। मैं उसी चीज में बदल रहा था जिससे मैं भागा था। मैं एक इमारत में बदल रहा था। उन आखिरी पलों में जब मैं खुद को अर्जुन कह सकता था, मैं खिड़की की ओर गया। शहर मेरे पैरों के नीचे चमक रहा था, लेकिन मुझे अब शहर दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे केवल उन ढांचों का एक जाल दिखाई दे रहा था जो जीवन के प्यासे थे। मुझे समझ में आया कि वह ग्रामीण घर उनमें से केवल एक था। यह पूरी दुनिया, ये सारे शहर उन छिपी हुई धड़कनों पर बने हैं जो पूर्व मालिकों के मांस और खून पर पलती हैं। मेरी त्वचा सख्त हो गई और उसका रंग प्लास्टर जैसा हो गया। मेरी आंखें हमेशा के लिए खुली रहीं ताकि वे रोशनी निगलने वाली खिड़कियां बन सकें। मेरा मुंह बंद होकर एक ऐसा द्वार बन गया जिससे कोई बाहर नहीं निकलता। अर्जुन अब अस्तित्व में नहीं था। अब केवल एक नया स्थान था, एक खाली और भूखा स्थान जो अगले उत्तराधिकारी की प्रतीक्षा कर रहा था। यदि तुम कभी किसी दूरस्थ सड़क पर या यहाँ तक कि शहर के शोर शराबे में एक ऐसा घर देखो जो जरूरत से ज्यादा अपना सा लगे, यदि तुम्हें दीवारें तुम्हारे स्पर्श से गर्म महसूस हो, या यदि तुम्हें अपना नाम पुकारती कोई फुसफुसाहट सुनाई दे, तो जान लेना कि मैं वहां हूँ। मैं हर ईंट के पीछे और पेंट की हर परत के बाद इंतजार कर रहा हूँ। मैं अर्जुन था, लेकिन अब मैं वह छत हूँ जो तुम्हारे ऊपर खड़ी है। और याद रखो, यह घर कभी किसी के साथ नहीं रहता, यह केवल तुम्हें अपना हिस्सा बना लेता है। अब दरवाजा बंद करो, बैठ जाओ और इस सुखद गर्मी को अपने पूरे वजूद को घेरने दो। हम बहुत लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।